हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज से हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो आपके पास पेपर है, इसका जो कोड है दैट इज CHEM 101TH। इसका कोड है CHEM 101TH। तो अगर मैं इस पेपर की बात करता हूँ, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। इस पेपर का जो नेम है वो है आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये आपके पास इस पेपर का नेम है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये जो आपके पास पेपर होगा, ये आपके पास 50 मार्क्स का आपको एंड टर्म एग्जाम में आएगा। इसमें आपके पास आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। और टोटल जो क्वेश्चंस आपको आएंगे दैट इज 5 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। मतलब कि 5 क्वेश्चंस आप उसमें करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं इस पेपर का। उसके बाद जो स्कीम है, जो एग्जामिनेशन स्कीम है, उसको डिस्कस करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास CHEM 101TH पेपर है आपके पास, ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक से बना है। कहने का मतलब यहाँ पे दो सेक्शन है, शुरू के 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी, वो आपके पास इनऑर्गेनिक के हैं, एंड सेक्शन सी एंड सेक्शन डी वो आपके पास ऑर्गेनिक के हैं। तो आपके पास सेक्शन ए को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए में आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। सेक्शन ए में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपने, हालांकि ये सारी मोस्ट ऑफ द चीजें आपने पहले भी पढ़ी हैं। +1 में आपने काफी हद तक एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर किया है, तो उससे काफी हद तक मिलते जुलते टॉपिक्स यहाँ पे आप पढ़ेंगे। और उसके बाद सेक्शन बी आपके पास आता है। सेक्शन बी में आपके पास जो टॉपिक है वो है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग। तो सेक्शन बी में आप क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी आपने +1 में पढ़ा है। मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स आपने +1 में काफी पढ़े हैं, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो आपने पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है आपके पास दैट इज सेक्शन सी। उसमें आपके पास फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कवर करने वाले हैं। इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे कि बेसिक क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि आप हर एक रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, चाहे उसका वो मैकेनिज्म हो, चाहे वो कंप्लीट रिएक्शन हमने देखनी है। तो हम जो शुरू में जो सेक्शन सी है उसमें आप देखेंगे क्या कि फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। और ये जो आपके पास फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये आपके पास चैप्टर 1 में आता है। सेक्शन सी में देयर आर 2 चैप्टर्स। चैप्टर 1 में आपके पास आएगा फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और चैप्टर 2 में आपके पास आएगा स्टीरियो केमिस्ट्री। तो आपके पास यहाँ पे 2 चैप्टर हो गए। उसके बाद जो सेक्शन डी है आपके पास दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और आपको पता ही है कि जो मोस्ट ऑफ द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स भी आता है, एल्कीन्स भी आता है, एंड एल्काइंस भी आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन डी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगा। फर्स्ट आपके पास पढ़ेंगे आप एल्केन्स को, उसके बाद एल्कीन्स को, एंड लास्ट में आप क्या पढ़ेंगे? एल्काइंस को। तो ये आपके पास कंप्लीट सिलेबस है किसका? जो आपके पास बीएससी फर्स्ट ईयर का आपके पास जो पेपर नंबर 1 है दैट इज क्या? CHEM 101TH। और जो पेपर का नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब थोड़ी सी स्कीम देख लेते हैं कि आपके पास जो स्कीम है वो एग्जामिनेशन की कौन सी क्या स्कीम है। तो इस स्कीम में एक बात याद रखनी है आपने कि आपके पास टोटल आएंगे 5 क्वेश्चंस किसके लिए? अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें आपके पास टोटल सेक्शंस होंगे 5। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वो सेम सेक्शन से आएंगे, दैट इज सेक्शन ए से आएंगे। तो सेक्शन ए से आपके पास 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन बी से भी आपके पास 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आएगा सेक्शन ए से, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आएगा सेक्शन बी से, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आएगा आपके पास सेक्शन सी से, 7 एंड 8 आएगा आपके पास जो क्वेश्चन है वो आएगा सेक्शन डी से, और जो लास्ट सेक्शन होगा सेक्शन ई वो आपके पास क्या होगा? कंपल्सरी होगा, और क्वेश्चन नंबर 9 वहां पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि आपके पास टोटल सेक्शंस आएंगे 5 और जो आपके पास सेक्शन ए टू डी है उसमें आपको चॉइसेस मिलेगी। जैसे कि आपके पास सेक्शन ए है उसमें आपके पास 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, तो आपको कोई एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास एक वहां से अटेम्प्ट करना है, एक ही क्वेश्चन आपने सेक्शन बी से अटेम्प्ट करना है, एक ही क्वेश्चन आपने सेक्शन सी से अटेम्प्ट करना है, एक ही क्वेश्चन आपने सेक्शन डी से अटेम्प्ट करना है, और लास्ट आपके पास कंपलसरी है, तो मतलब टोटल क्वेश्चन हो गए 5। और ये टोटल जो क्वेश्चन होंगे ये कितने मार्क्स के आएंगे, 50 मार्क्स के, और ये आपको पेपर जो कंप्लीट करना है वो 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका थोड़ा सा आगे, जो हमारे पास जो चैप्टर है उसकी डिस्कशन करते हैं। जो आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास क्या है उसमें और क्या क्या अभी हम पढ़ेंगे उसमें। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास जस्ट हम जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। किसके बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और आपने ये +1 में पढ़ा है तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी से रिवाइज करवाऊंगा ये सारी चीजें आपको। तो चलिए इसको रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट आपको पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम क्या होता है वैसे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ इज सब्सटेंस, जिसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर मैं पुरानी डेफिनेशन पे जाऊं तो एटम क्या होता था, जिसको बोलते अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन क्या कहता है एटम को, कि जो ब्रेकेबल नहीं था, और स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिस लेवल पे आपके पास क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं, जिस लेवल पे क्या होते हैं आपके पास, केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन ए मतलब आपके पास एटम को अगर मैं तोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ए का मतलब क्या होता है, नॉट, तो मोस्ट मतलब ब्रेकेबल। 1808 में 1808 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी गई थी। किसने दी थी, डाल्टन ने। और जो उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस में वो क्या होता है, एटम होता है, और यही एटम जो होता है केमिकल कॉम्बिनेशंस में पार्ट करता है। तो ये आपके पास जो वेरियस लॉज आपने पढ़े होंगे +1 में, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है +1 में, उसमें आपने पढ़े हैं, जैसे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जैसे कि आपके पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस हैं। ये सभी के सभी लॉज को एक्सप्लेन करता था। कौन सा, किसके ऊपर बेस्ड था ये, इन सभी लॉज के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट फिर उसके बाद आगे जो एटम है उसके बारे में थोड़ा और पता चलने लगा। कैसे, जैसे जैसे हमें पता चला कि हमारे पास जो है मैटर क्या पोजेस करता है, इलेक्ट्रिकल नेचर भी पोजेस करता है। तो मैटर का इलेक्ट्रिकल नेचर जब पता चला, तो क्योंकि जो स्टोनी है उन्होंने इलेक्ट्रॉन टर्म दी है और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काफी काम किया है, तो उन्हें पता चला कि हमारे पास जो मैटर है उसका क्या है, इलेक्ट्रिकल नेचर भी है, और वहां पे आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स है दैट इज इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे हमें पता चला कि मैटर में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल नेचर होता है, तो वैसे वैसे हमारी क्या टेंडेंसी इंक्रीज कर गई, हम इंक्रीज करना शुरू करें, मूव करना शुरू करें, किसकी तरफ, हम मूव करना शुरू करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की तरफ। तो उसके बाद आपको पता है कि आपके पास जो जे थॉमसन है 1896 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। प्रोटॉन जो था वो आपके पास ई गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया था। और आपके पास अगर न्यूट्रॉन की बात करूं तो वो चैडविक ने डिस्कवर किया था। किसमें डिस्कवर किया था ये, 1934 में। तो चलिए अब देखते हैं इसको थोड़ा सा और। जो आपके पास एटॉमिक मॉडल्स हैं वो इन जो आपके पास पार्टिकल्स की डिस्कवरी है उनके थ्रू हमारे पास जो है एटॉमिक मॉडल्स दिए गए। तो आपको पता है कि जो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल है वो आपने सबसे पहले पढ़ा होगा, जिसमें आपको पता है कि आप थॉमसन ने कहा था कि हमारे पास क्या होता है, जैसे कि वाटरमेलन होता है वैसे ही उसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है स्कैटर्ड होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। तो वो आपके पास क्या था, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल था। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कौन सा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो किसके थ्रू डिस्कवर किया गया था, जब आपके पास अल्फा रेज को किसके ऊपर फेंका गया था, गोल्ड की फॉइल के ऊपर, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस आई थी इस एक्सपेरिमेंट से, तो उसने कुछ एक रिजल्ट दिए थे कि हमारे पास जो एटम होता है वो आपके पास उसमें एक स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस आता है जो कि बहुत कम स्पेस कवर करता है एटम में। मैक्सिमम पार्ट जो है एटम में वो क्या होता है, वो वेकेंट होता है,
और जो पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, जो जिसको पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम है आपके पास, जो सेंटर में बैठा है, उसमें देयर इज सम न्यूट्रल पार्ट आल्सो, ठीक है, जिसमें आपके पास कुछ न्यूट्रल पार्ट भी होता है। और पॉजिटिव और न्यूट्रल पार्ट को हम क्या बोलते थे? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते थे वहां पे? न्यूक्लियॉन्स। तो आपके पास यही जो पॉजिटिव जो आपके पास एंड न्यूट्रल पार्ट है, वो आपके पास न्यूक्लियस बनाता है, और इसके अराउंड क्या कहता है, वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो आपको पता है कि फिर इसकी ड्रॉबैक्स कुछ एक निकाली गई थी, और उस ड्रॉबैक्स की वजह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो गया था। तो फर्स्ट ड्रॉबैक आपके पास ये थी कि अगर आप नोटिस करेंगे, जो आपके पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है। जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, कौन सा एमिशन स्पेक्ट्रा है, उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता है कि क्या रीजन है कि वहां पे एमिशन स्पेक्ट्रम आता है, किसका? हाइड्रोजन का। दूसरा, आपके पास ये अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, हमें पता है कि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या करता है? वो एनर्जी लूज करता है। वो क्या करता है? एनर्जी लूज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी इसको क्या करनी चाहिए? एनर्जी लूज करनी चाहिए। अगर ये एनर्जी लूज इसको करनी चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर में बोल रहा हूँ कि आपके पास धीरे धीरे इसको क्या करना चाहिए? अंदर की तरफ आ जाना चाहिए। अंदर की तरफ मतलब न्यूक्लियस पे फॉल कर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि आपके पास एटम जो है स्टेबल है। तो ये आपके पास क्या थी? इसकी ड्रॉबैक्स थी, जो सबसे मेजर ड्रॉबैक्स थी। तो आगे चलते हैं अब थोड़ा सा इसके बाद, क्योंकि उस टाइम के आसपास जो था, वो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के ऊपर काफी काम हुआ था। तो उसी टाइम के आसपास जो प्लैंक्स हैं, उनकी एक थ्योरी भी आई थी। क्या? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती थी? कि एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। बट ये जो आपके पास एमिशन और एब्जॉर्प्शन है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बट एमिशन जो है या एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूअसली हो रहा है। बोलने का मतलब, कोई बॉडी कंटिन्यूअसली अगर एनर्जी एमिट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है, तो उस डिसकंटिन्यूअसली उसको निकालेगी, गैप्स में उसको निकालेगी। यही आपके पास क्या बोलता था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती थी। क्या कहती थी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और ये एक और पॉइंट कहता था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, कि एनर्जी जो है किसकी, जो आपके पास क्वांटम है या फोटोन है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी। तो जब आपके पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, उसी के बाद आपके पास बोहर ने एक मॉडल दिया, इट इज कॉल्ड एज बोहर एटॉमिक मॉडल। उसके बाद क्या दिया था? बोहर ने अपना मॉडल प्रपोज किया था, दैट इज क्या? बोहर एटॉमिक मॉडल। तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं क्या बोहर के एटॉमिक मॉडल को। तो डिस्कस करते हैं अब क्या पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या है? कि जो एटम है ना, उसमें एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है और सेंटर में बैठा होता है। उसके अराउंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और जहां पे वो मूव करते हैं, वो एक सर्कुलर पाथ होता है, और उस सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन सर्कुलर पाथ which are called as orbits, जिसको हम क्या कहते हैं? orbits. Second point, these orbits are fixed. और ये जो सर्कुलर पाथ है, they are fixed. The energy of these paths are fixed. जो आपके पास एनर्जी है इन ऑर्बिट्स की, वो भी क्या है? फिक्स्ड है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं, तो क्या जो आपके पास एनर्जी, आपके पास इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है, वो वही एनर्जी पोजेस करता है जो आपके पास क्या है? ऑर्बिट की एनर्जी होती है। तो आपके पास मतलब जो ऑर्बिट की एनर्जी है, वही आपके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब उसमें क्या है? ओनली दोज ऑर्बिट आर पॉसिबल, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल इन विच द इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम is whole number multiple of h upon 2 pi.
मतलब कि जो आपके पास ऑर्बिट की बात करूं, कौन कौन सी ऑर्बिट परमिट होंगी, वो होंगी जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, mvr है, और उसकी एनर्जी जो है वो किसकी होल नंबर मल्टीपल है, h/2 के होल नंबर मल्टीपल है। लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी ऑर्बिट्स और हायर टू लोअर एनर्जी। अगर लोअर से हायर एनर्जी पे और एनर्जी ऑर्बिट्स पे जाता है सिस्टम, तो देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, और अगर हायर से लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में आता है तो देयर इज इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपने याद रखना है कि आपके पास कब जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी सिस्टम में और कब आपके पास एनर्जी जो है इवॉल्व होगी। अब अगर ऐसा है तो आपके पास जो एनर्जी डिफरेंस इसमें आने वाला है डिफरेंट ऑर्बिट्स का, दैट इज कैन बी गिवन बाय डेल्टा ई। मान लीजिए आपके पास दो ऑर्बिट्स हैं, जैसे दैट इज क्या, E1 इज द फर्स्ट जो आपके पास ऑर्बिट है, दैट इज N1 जो है वो आपके पास 1 है, N2 इक्वल टू 2 है, तो मतलब आपके पास दो ऑर्बिट्स आ गई। अब आपके पास जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी मैंने E1 ले ली और सेकंड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी E2 ले ली। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं तो वो किसके बराबर आता है, डेल्टा ई। और अगर मैं बोल रहा हूं कि क्या देयर इज एमिशन ऑफ रेडिएशन, दैट इज क्या, एनर्जी इवोल्यूशन हो रही है, तो मतलब अब आपके पास क्या होने वाला है, आपके पास जो सिस्टम है वो एनर्जी लूज करने वाला है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो सिस्टम है जिसकी हायर एनर्जी है वो होगा आपके पास E2, और माइनस क्या होगा फिर आपके पास जिसके आपके पास लोअर एनर्जी है, दैट इज क्या, E1। तो ये आपके पास थोड़ा सा क्या था, बोहर एटॉमिक मॉडल था। उसके बारे में थोड़ा सा आगे बाद में डिस्कस करेंगे। कौन सा, जो आपके पास इसकी मेरिट्स थी, जो सक्सेस है, जो मेरिट्स है किसकी, बोहर एटॉमिक मॉडल्स की, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो होप सो इतना सा आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखेंगे कि ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा है या एनर्जी है या आपके पास बोहर रेडियस है वो कैसे हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।